नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए जो वीडियो सेक्शन तैयार किया गया था, पहला सेक्शन, जिसके आधार पे हमने किया था कि एसिड्स होती क्या हैं, उसके आधार पे हमने किया कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, मिनरल एसिड्स क्या होती हैं। उसी के अंदर टॉपिक को इंक्लूड कर दिया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कितनी वैल्यू होगी, वीक एसिड्स की कितनी वैल्यू होगी। अगली जो क्लासिफिकेशन है डेट इज़ कोल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स की बेसिसिटी कैसे डिफाइन करते हुए नज़र आएंगे। उसके आधार पे भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। तो हमेशा की तरह क्लासीफाई करने से पहले चीज़ों को आपके लिए फिर से 4 लाइनें एक मजाक के रूप में, या फिर एक कह सकते हो आपका लाइटर नोड, मन को हल्का करने के लिए 4 बातें क्या है भाई, ध्यान से सुनना है। हो रही है मेरे खिलाफ, क्या कह रहा है भाई, हो रही है मेरे खिलाफ साजिश मेरी बर्बादी की। क्या कह रहा है भाई, हो रही है मेरे खिलाफ साजिश मेरी बर्बादी की, कर रहे हैं घर वाले बातें मेरी शादी की। तो भाई ध्यान से सुनना था आपको इस चीज़ को, और सुना भी होगा तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आसपास के लोग या आपके जो घर वाले हैं वो क्या कह रहा है भाई, बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बर्बादी तब हो जाती है जब उसकी क्या हो गई होगी, शादी। जस्ट एक चौक अपार्ट, ये चीज़ें दिल पे लेने के लिए नहीं बनाई जाती है, सिर्फ आपको मन को हल्का करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि शादीशुदा व्यक्ति ही परेशान रहते हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में आपके सामने पेश की जाती है। वैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शादी है उसे बड़ा ही अहम और कह सकते हो मूल्यवान रिश्ता या गठबंधन या बंधन माना गया है, जिसका अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो ये तो सिर्फ आपके लिए छोटी से चुटकुले या मजाक के रूप में आपके सामने पेश किए जाते हैं, ताकि आपका मन हल्का रहे और आप चीज़ों को आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। अगली जो चीज़ है, चलते हैं, डेट इज़ कोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। किस पे चलते हैं भाई, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। उस चीज़ को हमने क्लियर कर लिया था किसके आधार पे, कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स। हमने पाया कि इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, किसकी बजाय, ऑर्गेनिक एसिड्स की बजाय, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स पार्शियली डिसोशिएट होती है और इनऑर्गेनिक एसिड्स कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, डिसोशिएट। दूसरी जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज कोल्ड बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। इसके आधार पे भी आप एसिड्स को क्या कर सकते हो भाई, क्लासिफाई कर सकते हो। देखते हैं क्या कहता है ये कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन आता है बेसिसिटी। ऐसे ना समझें कि ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी गलती मत करना भाई। बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है वो समझो। बेसिसिटी का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस produced by given molecule of acids, produced by given molecule of an acid। भाई किसी भी एसिड मॉलिक्यूल के द्वारा कितने H प्लस आयन दिए गए। फिर से ध्यान से सुनना है भाई, बेसिसिटी होती है, बड़ा ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है, बेसिसिटी होती क्या है, बेसिसिटी क्या होगी, किसी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के द्वारा या किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के द्वारा कितने H प्लस आयन दिए गए, उसी को आप क्या कह सकते हो, बेसिसिटी कह सकते हो। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल इज कोल्ड बेसिसिटी, लिख लेना भाई, ये इतना तो आप समझ जाते हैं। वैसे आप जीनियस हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता है भी नहीं। कितने H पॉजिटिव आयन किसी एसिड के द्वारा दिए गए, डेट इज कोल्ड इट्स बेसिसिटी। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ HCl, एक्वस सॉल्यूशन लिखते चलना है भाई, क्योंकि पीछे अरेनियस ने कहा था जो H प्लस दे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसने कितनी H प्लस दी, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी, 1, कितनी, 1। और जिस एसिड की बेसिसिटी 1 हो उस एसिड को मोनो मतलब 1, बेसिसिटी कितनी है, 1, मोनो शब्द क्या लगा दूँ, बेसिक,
एसिड। पेपर में कई बार पूछ लेता है डिफाइन मोनो बेसिक एसिड, तो ऐसी एसिड्स जिनकी बेसिसिटी कितनी हो 1, ऐसी एसिड जिनकी बेसिसिटी कितनी हो 1, दीज एसिड्स आर कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड्स। वैसे सॉल्यूशन में जब H प्लस होता है तो प्रोटॉन कहा जाता है H प्लस को, तो यह क्या कह सकता हूँ, मोनो प्रोटोनिक एसिड। सही है, मोनो प्रोटिक एसिड। ठीक है जी, मोनो प्रोटोनिक या प्रोटिक जो भी आप कहना चाहो, प्रोटोन, मोनोप्रोटिक एसिड। एक ऐसी एसिड जिसके पास एक प्रोटॉन हो, प्रोटॉन मीन्स जिसके पास एक H प्लस हो, उस एसिड्स को आप मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड कह सकते हो। मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस प्रोड्यूस कर सकती है, 2 H प्लस प्रोड्यूस कर सकती है, तो कह सकता हूँ इसकी बेसिसिटी कितनी रही होगी भाई, 2। और जिनकी बेसिसिटी 2 हो, जिन एसिड्स की, उन्हें आप क्या कह सकते हो, 2 के लिए शब्द क्या होगा, डाया, शब्द क्या होगा, बेसिक एसिड। या फिर क्या कह सकते हो, डाई प्रोटिक एसिड्स, जो 2 प्रोटॉन दे, 2 H प्लस दे, डेट इज डायाबेसिक एसिड या डायाप्रोटिक एसिड। ऐसी एसिड्स दो सॉल्यूशन के अंदर एक मॉलिक्यूल के द्वारा 2 H प्लस आयन दिला दे, उस एसिड्स को आप डायाबेसिक एसिड कह सकते हो। तीसरा, मैं कहूँ ट्रायाबेसिक एसिड्स, उदाहरण फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, पीछे भी लिखवाए थे एसिड्स के नाम। ये कितने H प्लस रिलीज करवा सकती है भाई, 3। और जो एसिड 3 H प्लस आयन रिलीज करवा सकती है, उन एसिड्स को आप क्या कह सकते हो ब्रदर, क्या कह सकते हो, ट्रायाबेसिक एसिड कह सकते हो। इसकी बेसिसिटी 3, और ऐसी एसिड्स को क्या कहा जाता है, ट्रायाबेसिक एसिड कहा जाता है। या फिर अगर 2 से ज़्यादा H प्लस आयन निकलते हैं, उन एसिड्स को केमिस्ट्री में पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहा जाता है। पॉली का मतलब मोर देन 2, जो अपने सॉल्यूशन में 2 से ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करवाए, उन एसिड्स को आप पॉलीप्रोटिक एसिड्स कह सकते हो, या बेसिसिटी की फॉर्म में ट्रायाबेसिक एसिड कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बेसिसिटी के आधार पे यहाँ तक आपको ये चीज़ क्या कर रही होगी भाई, क्लियर हो गई होगी। तो नेचर के आधार पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तीसरी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा और पसंद भी आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं कि एसिड होती क्या हैं, ये हमने पता कर लिया। जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस। अब चलते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पे। एसिड पता चला क्या है, तो पता करने के बाद उसके क्या पता करने पड़ेंगे, गुण धर्म पता करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पता करनी पड़ेंगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एक एसिड्स की हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, क्या क्या प्रॉपर्टी एक एसिड की हो सकती है, तो ध्यान से सुनते रहना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को। पहली, सबसे पहले कि अगर इनकी बात की जाए तो इनकी नेचर की बात कर लेते हैं। इनकी नेचर की बात कर लेते हैं एसिड्स की, कि इनका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले ये क्या दिखा सकती हैं भाई, लिटमस टेस्ट दिखा सकती है। आपको इंडिकेटर्स की क्लास सेपरेटली पढ़ाई जाएगी, तब तक के लिए सिर्फ आपको ये समझना है कि लिटमस टेस्ट है क्या। अगर एसिड होगी तो एसिड क्या करेगी, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड लिटमस में। याद कैसे रखोगे ट्रिक, ए फॉर एसिड, ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, बी। तो एसिड क्या करती है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड में। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक रहा होगा, पीएच पेपर लेना है, लिटमस सॉल्यूशन लेना है, डिप करना है, जैसे ही डिप करोगे ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर। या फिर दूसरा इंडिकेटर होता है आपका मिथाइल ऑरेंज। ये पढ़ाई जाएंगे सेपरेटली, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोंट गेट पैनिक कि ये क्या आने लग गए, इनकी क्लासेस आपको सेपरेटली करवाई जाएगी। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, क्या है भाई, इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक, मैन मेड इंडिकेटर है। ये क्या कहता है भाई,
एक मान लेता हूँ सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सही है ब्रदर। दूसरा जो है वो मान लेता हूँ आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, और तीसरा मान लेता हूँ आपका बेसिक सॉल्यूशन है। पता करने का आसान सा तरीका, मिथाइल ऑरेंज की अगर बात की जाए, क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है उसकी बात की जाए, इट इज़ अ लिक्विड। 1 से 2 ड्रॉप इसकी क्या कर लेता हूँ मैं, ड्रॉपर के अंदर डाल लेता हूँ, और एक बार जो ड्रॉप है वो भरकर कैसे सॉल्यूशन में प्रेस कर देता हूँ, न्यूट्रल में। तो जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे किसके अंदर ब्रदर, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो इसका रंग होता है वो होता है ऑरेंज, एज इट इज रहेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप ड्रॉपर से मिथाइल ऑरेंज की बूंदें डालोगे तो ये मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज रेड है, सॉरी जो आपका ऑरेंज कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज रंग ही दिखाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो उसके जो सॉल्यूशन का पता करने के लिए आपका सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, रेड। बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स डालोगे रंग कैसा हो जाएगा, येलो कलर ऑब्टेन होता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप पता कर सकते हो इंडिकेटर के आधार पे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है। तीसरा होता है जी आपका एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। तीसरा पॉइंट होता है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मीनिंग समझो, और हाईली कोरोसिव इन नेचर, दैट इज एसिड्स आर नेवर प्लेस्ड इन मेटालिक कंटेनर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आपने किसी एसिड को किसी मेटालिक सरफेस या कंटेनर के अंदर रख दिया, किन के अंदर रख दिया, मेटालिक कंटेनर के अंदर। अगर आपने किसी एसिड को मेटालिक कंटेनर जो लोहे से बना है या किसी भी मेटल से बना है उसके अगर अंदर आपने रख दिया तो धीरे धीरे एसिड जो है उस मेटल को जंग लगाना शुरू कर देती है और उस मेटल को ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि एसिड्स को क्या मेटालिक कंटेनर में रखना सही है, तो आंसर होगा नहीं। उत्तर क्या लिखोगे, क्योंकि एसिड्स के पास टेंडेंसी होती है कोरोड करने की, कोरोसिव नेचर होता है, धीरे धीरे उस सरफेस को ख़त्म करना शुरू कर देगी। तो अगला क्वेश्चन, एसिड्स रखे किसमें, सो एसिड्स आर प्लेस्ड इन, भाई मेटालिक में नहीं रख सकते तो प्लेस्ड इन ग्लास कंटेनर्स, इसमें तो रख सकते हैं ना, ग्लास की बोतल्स के अंदर। आर प्लेस्ड इन ग्लास कंटेनर्स, और स्पेशल बोतल होती है सिरेमिक बोतल्स, सिरेमिक्स बोतल, स्पेशल टाइप ऑफ बोतल्स होती हैं जिनके अंदर आप एसिड्स को क्या कर सकते हो, रख सकते हो आसानी के साथ, ताकि वो किसी भी प्रकार की सरफेस को कोरोड या खराब करती हुई नज़र ना आए। डेट इज़ द सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी जो भी है। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी होती है, अगर वो कंपोनेंट एसिड रहा होगा तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान है किसी को, कैसे, अगर कोई चीज़ एसिड रही होगी तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, किसी भी मेटल को किसके साथ ट्रीट करवा दूं, किसी डाइल्यूट एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट वहाँ भी सिखाया था, क्या बना था, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ब्रदर। हमेशा ध्यान रखनी है, पेपर में कई बार एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेता है, तो इनमें से जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगे वो क्या कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो। किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के अंदर अगर आपने डाला, हमने पता किया था कि हर मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी मेटल की रिएक्टिविटी क्या रही होगी, बराबर रही होगी। क्या कह सकता हूँ, वी नो डेट different metals have different type of
reactivity which is completely based on their reactivity series और एक्टिविटी सीरीज। हमने पढ़ा था भाई कि हर मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। किसी मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है। कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 के अंदर। किस सीरीज़ के अंदर? एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक का टुकड़ा है, उसको उठा के डाइल्यूट एसिड में डाल दो HCl के अंदर, तो प्रोडक्ट बनता है मेटल सोल्ट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कह सकता हूँ? सही है, इतनी चीज़ क्लियर। मैं कहूँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के टुकड़े को उठा के डाइल्यूट HCl के अंदर डाल देता हूँ। ज़रूरी नहीं आप डाइल्यूट HCl लें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक भी ले सकते हैं। MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट बनाने पीछे सिखा दिए थे कि चार्जेस की सहायता से क्या बना सकते हो? प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके बाद मैं कहूँ आयरन है, ये इंपॉर्टेंट है ब्रदर, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। लोग आयरन को +3 बना देते हैं रिएक्शन में, और एसिड के केस में आयरन +3 नहीं होता। आयरन किस में होता है? +2 के अंदर। FeCl2 प्रोडक्ट बनेगा, ना कि FeCl3। ठीक है। इसके बाद चौथी रिएक्शन हमने पढ़ी थी कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। ना ना ना, ऐसा ना करना, प्रोडक्ट मत बनाना ब्रदर। इधर पता है मुझे प्रोडक्ट बना दिया होगा आपके द्वारा, इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसीलिए कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को क्या नहीं कर सकता? डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो कह सकता हूँ ये ऊपर वाली जितनी भी रिएक्शन है मेटल प्लस एसिड्स वाली, ये सारी की सारी कौन से टाइप की रिएक्शंस हैं ब्रदर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। तो आपके लिए फिर से पीछे की चीज़ थोड़ी सी रिकॉल कर दी गई है ताकि आप उन चीज़ों को भूलते हुए नज़र ना आए। तो क्या सभी मेटल्स ने हाइड्रोजन गैस तो इवोल्व किया, लेकिन क्या सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी बराबर है इसीलिए हाइड्रोजन गैस बराबर इवोल्व कर रही है? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। हर मेटल की अपनी खुद की इंडिविजुअल रिएक्टिविटी है। किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो किसी की क्या होगी? कम। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज जाके वीडियो सेक्शन में फिर से पढ़ना है। हमने पढ़ा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक का नंबर, और फिर किसका आता है? आयरन, और फिर सबसे कम किसका आता है? तो कह सकता हूँ इस दिशा में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या कर रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो कह सकता हूँ हर मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो बराबर नहीं होती। किसी मेटल की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होगी और किसी मेटल की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, और किसी मेटल की तो रिएक्टिविटी क्या कह सकते हो, लगभग रिएक्शन करती हुई ही नज़र नहीं आएगी, जैसे कॉपर के केस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली या चौथी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई एसिड होगी तो मेटल अगर उसके अंदर डालोगे तो कौन सी गैस इवोल्व होती हुई नज़र आएगी? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती हुई नज़र आएगी। जैसे अब क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन के अंदर एक गैस इवोल्व हो रही है, डेट इज़ हाइड्रोजन गैस। हम कैसे पता करें कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई होगी? तो ध्यान से देखना है। मान लेता हूँ ये आपका कोई स्टैंड है, इसके साथ आपकी कोई टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। सही है भाई, ध्यान से देखते रहना है। ये आपकी कोई टेस्ट ट्यूब लगी रही होगी, इसको ऐसे बंद कर दिया गया होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना है। इसके अंदर से मान लेता हूँ आपकी कोई ट्यूब गुजारी गई होगी। अब इस एसिड को बंद करने, इस ट्यूब को बंद करने से पहले हमने इसके अंदर क्या डाल दिए थे भाई? जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए थे, प्लस इसके अंदर क्या मौजूद था? डाइल्यूट एसिड मौजूद थी। डाइल्यूट एसिड को, इस ट्यूब को बंद करने से पहले डाइल्यूट एसिड के अंदर हमने क्या डाले? आपके जिंक ग्रेन्यूल डाले। ये आपका स्टैंड होता है जिसे क्लैंप स्टैंड कहा जाता है।
एक टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर डाइल्यूट एसिड थी, उस एसिड के अंदर ऊपर से हमने जिंक ग्रेन्यूल डाले और ऊपर से ट्यूब को बंद कर दिया गया, क्या लगा के, कोर्क लगा के, ताकि कोई गैस अगर बनती है तो वो यहाँ से बाहर निकल कर ना जाए। यहाँ से इसके अंदर एक ट्यूब डाली गई, डेट ट्यूब इज़ कोल्ड डिलीवरी ट्यूब। उस डिलीवरी ट्यूब का काम ये है कि इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की अगर गैस बन रही होगी तो वो इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या करवा दी जाएगी, डिज़ोल्व करवा दी जाएगी। यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन तैयार कर लिया। सही है भाई। आपका ये क्या रहा होगा, ग्लास टब रहा होगा, ग्लास कंटेनर मान लेता हूँ भाई। जैसे घर पे आप देसी भाषा में क्या कहते हो, जिसके अंदर छोटे बच्चे को नहलाया जाता है, आपके घर में सामान कुल्डी के अंदर सामान डालने के काम आता है, डेट इज़ तगारा, तगारा कह सकते हो। उस जैसा एक कंटेनर रहा होगा जिसके अंदर हमने डिलीवरी ट्यूब को डिप करवा दिया। ठीक है भाई। ये कौन सी ट्यूब है, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब जो लेके आएगी, किसको, किसी चीज़ को, गैस को, डिलीवरी ट्यूब। इससे वो चीज़ चलती हुई नज़र आएगी। यहाँ से कौन सी गैस चल रही होगी, हाइड्रोजन गैस चल रही होगी इस ट्यूब से। अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन तैयार किया, डेट इज सोप सॉल्यूशन। अब जैसे ही कोई गैस बनी होगी तो वो डिलीवरी ट्यूब से आएगी, इसके अंदर डिज़ोल्व होगी और क्या करना शुरू करेगी, अपने बबल्स बनाना शुरू करेगी। क्या बनाना शुरू करेगी, बबल्स। किसके, सोप के। गैस जैसे ही डिज़ोल्व होगी, सोप का जो सॉल्यूशन है उसमें जैसे ही गैस डिज़ोल्व होगी तो अपने साथ किसको लेके जाएगी, बबल्स को। बबल्स का मतलब जैसे आप जब छोटी अवस्था के अंदर हुआ करते थे तो आपने देखा होगा, आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया होगा जिसे आप फूंक मारकर क्या बनाया करते थे, गोलाकार आकृति, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाते थे, बबल्स बनाते थे। वैसे ही गैस आई होगी, यहाँ से क्या इवोल्व हुए होंगे, सोप बबल्स। और जैसे ही सोप बबल्स यहाँ से निकलेंगे, उनके ऊपर तैयार रखी जाती है क्या, आपकी बर्निंग कैंडल। क्या रखी जाती है भाई, बर्निंग कैंडल होती है। जैसे ही वो बर्निंग कैंडल किसके कांटेक्ट में आएगी, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में। सोप बबल क्या कंटेन करते हैं, कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगी तो कैसे साउंड के साथ आपकी वो चीज़ क्लिक करती हुई नजर आएगी, डेट इज पॉप साउंड। तो जैसे ही सोप सॉल्यूशन बाहर निकलेगा, बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगा, उसके लाइट के कांटेक्ट में आएगा, आपके सॉल्यूशन से कैसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, पॉप साउंड। और पॉप साउंड दर्शाता है कि आपके सॉल्यूशन में कौन सी गैस बनी होगी ब्रदर, हाइड्रोजन गैस बनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको क्या कर रही होगी, क्लिक कर रही होगी आसानी के साथ। अगली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की, अगर कोई एसिड है तो पक्का है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकती है, पांचवी, रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ भाई, आपके बाइकार्बोनेट्स के साथ। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, या फिर बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। और वो भी कौन से, मेटल बाइकार्बोनेट्स। अगर कोई एसिड होगी तो किसके साथ रिएक्ट करेगी, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करती हुई नजर आए, किसी एसिड के साथ। ये कंक्लूजन है भाई, रट्टा नहीं मारने की आवश्यकता पड़ेगी। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा, वो बनेगा आपका मेटल सोल्ट प्लस इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस प्लस प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा, H2O। मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हो H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। लेकिन उस H2CO3 को पीछे सिखाया था, वो स्टेबल नहीं होता, किसमें टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 के अंदर। देखते हैं क्या कह रहा है भाई, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना है। NaHCO3 इट इज़ ए मेटल बाइकार्बोनेट, जिसे आप क्या कह सकते हो, बेकिंग सोडा कहते हो भाई।
पूरियों के अंदर डाला जाता है ताकि पूरियों के अंदर फुलावट आ जाए। उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ, मान लेता हूँ ये एसिड है, पीछे सिखाया था, ये प्लस होता है, बाइकार्बोनेट आयन पूरी माइनस, ये प्लस, ये कैसा माइनस, प्रोडक्ट बना होगा NaCl प्लस क्या बना होगा H2CO3। और H2CO3 क्या नहीं होती, स्टेबल, ये टूट जाती है किसके अंदर, H2O प्लस कौन सी गैस के अंदर, CO2 गैस के अंदर। तो इसीलिए प्रोडक्ट क्या लिखा गया, मेटल सोल्ट प्लस कौन सी गैस बनी होगी, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मैं कहूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करता हूँ तो फॉर्मूले मेकिंग ब्रदर पीछे सिखा चुका, आप पीछे के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब इसको सीधा लिख रहा हूँ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस CO2 के अंदर, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ये भी एक प्रकार का क्या है, सोल्ट है। तो इनके आधार पे भी कह सकता हूँ कि किसी मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप किसी एसिड से करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा मेटल सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O गैस इवोल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ आपको क्या कर रही होगी, क्लिक कर रही होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन में CO2 गैस बनी है, किसी भी प्रकार की गैस बनी है, तो हम कैसे माने कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या इवोल्व हुई होगी, कोई गैस इवोल्व हुई होगी। तो टेस्ट फॉर CO2 गैस, कई बार CO2 गैस के लिए भी टेस्ट के लिए पूछ लेता है, टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2 गैस, CO2 गैस सॉल्यूशन में बनी है या नहीं बनी, इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, पता करना है। फिर से वही कंटेनर लेना है, वही स्टैंड लेना है, उसके ऊपर आपको एक टेस्ट ट्यूब लगा देनी है। क्लियर हो गया होगा, सही है भाई। इस टेस्ट ट्यूब की अगर बात की जाए, अब की बार जो ये टेस्ट ट्यूब होगी इसके ऊपर एक फनल लगा दी जाती है जिसके माध्यम से इसके अंदर से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरती हुई नजर आएगी, ऐसे। इस सॉल्यूशन के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, सही है। और ये क्या है, क्लैंप स्टैंड, जिसके सहारे ये खड़ी हुई है। ऊपर क्या लगी हुई है, फनल, थीसल फनल कहा जाता है। इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है किसका, एसिड्स का। मान लेता हूं HCl है। नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है NaHCO3 का, बेकिंग सोडा का, सही है। इसके अंदर से एक ट्यूब और डाली गई ताकि उस चीज़ का पता किया जा सके, पीछे जो पड़ा था, डेट इज़ कोल्ड डिलीवरी ट्यूब। इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनाता भाई मैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि कंसेप्ट आप तक क्लियर मैसेज के साथ पहुंचता हुआ नज़र आएगा। हमने इसके अंदर क्या डिप करवा दी, एक ट्यूब डिलीवर करवा दी। अब आपको पता है बेकिंग सोडा की रिएक्शन जब HCl के साथ हुई होगी, रिएक्शन लिख देता हूँ साथ साथ ताकि आपको किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख ना हो। तो मतलब सॉल्यूशन में से कौन सी गैस इवोल्व होती हुई नजर आई, CO2 गैस कह सकता हूँ। CO2 gas moves upward on reaction with NaHCO3 and HCl। अब डिलीवरी ट्यूब इस गैस को अपने साथ लेके जाएगी। अब CO2 गैस का पता करना है, फिर से एक कंटेनर तैयार करना है। ये रहा आपका कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर CO2 गैस का पता करना है, तो सीधा सा पीछे पहले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ाई थी, वाइट वॉश रिएक्शन। इसके अंदर सॉल्यूशन तैयार कर लूँ, ये ग्लास कंटेनर है। इस ग्लास कंटेनर के अंदर किसका सॉल्यूशन तैयार कर लूँ मैं, लाइम वाटर का। किसका तैयार कर लूँ, लाइम वाटर। और लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर या फिर क्या कह सकते हो, स्लेक लाइम। इस कंटेनर के अंदर स्लेक लाइम का सॉल्यूशन ले लूँ या लाइम का सॉल्यूशन ले लूँ, और उस सॉल्यूशन को जो डिलीवरी ट्यूब CO2 गैस लेके आ रही है उसके साथ क्या कर दूँ, कॉन्टेक्ट में ले आऊँ। डिलीवरी ट्यूब से CO2 गैस आ रही है, कंटेनर के अंदर लाइम वाटर भरा हुआ है। कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर। कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर। इसके बाद जैसे ही CO2 गैस बनी होगी, व्हेन
CO2 गैस इज बबल्ड, बबल मतलब पास करवाई गई, व्हेन CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर। ये है भाई पहला स्टेप जो ये चल रहा है, ये है स्टेप नंबर 2 जो होने वाला है। जैसे ही CO2 गैस बनी, डिलीवरी ट्यूब से निकली और सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आई, व्हेन CO2 गैस इज बबल थ्रू लाइम वाटर, देयर सॉल्यूशन अपीयर्स मिल्की। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, दूधिया, जैसे आपका दूध होता है वैसा सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन अपीयर्स मिल्की सस्पेंशन, कैसा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, सफ़ेद या सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा एकदम सफ़ेद दूध जैसा। अब ये चमत्कार हुआ कैसे होगा, क्योंकि CO2 गैस तुमने पास करवाई किसके अंदर, लाइम वाटर के साथ, पीछे भी पढ़ाई थी। और लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पढ़ाया जाएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और ये तो पहले से ही अर्हीनियस ने बता दिया था, जो सॉल्यूशन में OH दे सकता वो बेस, ये एसिड ये बेस आपस के साथ रिएक्ट करा, क्या बना, CaCO3 CaCO3 प्लस H2। इस CaCO3 की वजह से सॉल्यूशन में रंग कैसा आता है, मिल्की सस्पेंशन, सफ़ेदिया रंग, सफ़ेदी आ जाती है। तो इसके आधार पे कह सकता हूँ अगर आपका सॉल्यूशन सफ़ेद हो गया होगा तो कह सकता हूँ पक्का है डिलीवरी ट्यूब के अंदर से कौन सी गैस आई होगी, CO2 गैस। जब हायर सेक्शंस में हो जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि CO2 गैस की वजह से ही सॉल्यूशन सफ़ेद हुआ हो सकता है वो होने वाली गैस SO2 हो, सल्फर डाइऑक्साइड। उसको डिटेल में नहीं करते क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं सफ़ेदी CO2 की वजह से आए, किसकी वजह से भी आ सकती है, SO2 की वजह से भी आ सकती है। उसका भी टेस्ट एज इट इज़ होता हुआ क्या आएगा भाई, नज़र आएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तीसरा स्टेप, अगर मान लो मैं इस CO2 के सॉल्यूशन को एक्सेस में पास करता दूँ, किस में ब्रदर, एक्सेस में। तीसरा क्या कहता है, इफ़ एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास्ड, इफ़ एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास्ट, अगर एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कर दी गई, देन मिल्कीनेस डिसअपियर्स। कुछ समय बाद अगर एक्सेस मात्रा में CO2 गैस पास कर दी तो कुछ समय बाद मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर। जैसे मिल्कीनेस किसकी वजह से आई थी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O सॉल्यूशन किस में तैयार किया होगा, एक्वस में, और CO2 किस में पास कर दी गई, एक्सेस में। तो कुछ समय बाद सफ़ेदी गायब हो जाएगी और क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है, और जो चीज़ सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगी, जो चीज़ सॉल्यूशन में क्या होगी, सोल्यूबल, तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंशन नहीं बनता हुआ नज़र आएगा और सॉल्यूशन से सफ़ेदी क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो ये वो प्रॉपर्टी रही होगी कि रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सही है भाई। अगली जो प्रॉपर्टी होती है एसिड को प्रूव करने की कि वो एसिड है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए अगर बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं तो भी दूसरा क्या हो सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। अगर मेटल बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं तो मेटल कार्बोनेट भी हो सकते हैं एसिड को प्रूव करने के लिए। अगर किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाई गई तो उत्तर हमेशा मिलेगा मेटल सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। CO2 गैस अभी फिर से पूछे प्रूव करना है तो वही सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट क्या कर देना, रिपीट कर देना ब्रदर। मैं कहूँ Na2CO3 प्लस HCl तो उत्तर क्या होगा, मेटल कार्बोनेट प्लस HCl, तो उत्तर बनता हुआ नजर आएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। मेटल सोल्ट प्लस H2O प्लस क्या बना, CO2। मैं कहूँ एग सेल, कैल्शियम कार्बोनेट किस में मौजूद होता है, इन एग सेल, और कहाँ होता है, लाइमस्टोन के अंदर, या कहाँ होता है, मार्बल के अंदर। मैं कहूँ उसकी रिएक्शन किसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको पीछे भी पढ़ाई थी ताजमहल रिएक्शन, जिसकी वजह से ताजमहल का मार्बल का पत्थर येलो होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है।
तो प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस। प्रोडक्ट की क्लास पीछे करवा दी गई, इसीलिए प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मेटल सोल्ट प्लस क्या बना होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि 5 रिएक्शंस मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, यहाँ तक ये रिएक्शंस आपको क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अगला क्या होता है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो किसके साथ पता कर सकते हो कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, रिएक्शंस विद, अगली रिएक्शन 7वीं या 6ठी जो भी है, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स, रिएक्शंस विद मेटालिक ऑक्साइड्स। भाई मेटालिक ऑक्साइड मीन्स मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मीनिंग पता होना चाहिए भाई, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उन चीज़ों को आप क्या कह सकते हो, मेटालिक ऑक्साइड कह सकते हो, क्योंकि बेस पता होना ज़रूरी है, फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं, दिमाग में डाल लेना है। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे जीवन भर याद रखना है, मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। तो अगर मैं किसी एसिड को पास करवा दूँ किसके अंदर से, मेटालिक ऑक्साइड के अंदर से, या किसी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड से ट्रीट करवा दूँ, तो भी मैं कह सकता हूँ एक प्रकार की एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी। जैसे मैं कहूँ कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है भाई, मेटालिक ऑक्साइड। कैसा है भाई, मेटालिक ऑक्साइड। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूँ मैं, आपकी किसी भी मेटालिक ऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ, किसी एसिड के साथ, मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नज़र आएगा, कॉपर सोल्ट बनता हुआ नज़र आएगा, प्लस क्या बनता हुआ नज़र आएगा, H2O। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ये कैसी होते हैं भाई, एसिड। रिएक्ट टू फॉर्म सोल्ट प्लस क्या बना दे, वाटर। तो एक प्रकार की कह सकता हूँ ये कैसी रिएक्शन हो गई ब्रदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी हो गई। मैं कहूँ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हमने क्या कहा था, क्विक लाइम, तो ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी कैसा रहा होगा, बेसिक। अगर इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करवा दूँ तो भी आंसर क्या बना होगा, CaCl2 प्लस प्रोडक्ट क्या बना होगा, H2O प्रोडक्ट बना होगा, ये भी सोल्ट रहा होगा। तो कह सकता हूँ मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, तो भी प्रोडक्ट क्या बनते हुए नजर आएंगे, सोल्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। तो क्या कह सकता हूँ, जर्नल कंक्लूजन, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हुए नजर आएंगे, आपके मेटल सोल्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, या फिर सिंपल क्या कह सकते हो, सोल्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, प्लस हो सकता है साथ क्या बन जाए, वाटर। तो मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन भी अगर आप एसिड्स के साथ करवाते हुए नजर आओगे तो सोल्ट प्लस वाटर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें क्या कर जाए, इंक्लूड हो जाए, बनती हुई क्या है, होए भाई, नज़र आए। तो ये 7वीं जो प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड्स की, इसके आधार पे कह सकते हो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी ब्रदर, एसिड्स की। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, 8वीं या 9वीं जो भी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सिर्फ एक्वस, कंडीशन ध्यान होनी चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड का सॉल्यूशन आपने तैयार किया है तो उसका भी पता कैसे कर सकते हो कि सॉल्यूशन